वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की इटियोलॉजी एंड उसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में भी हम इसे तीन पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके पेरिफेरल स्मीयर या फिर आप कह सकते हैं पेरिफेरल ब्लड के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे उसकी बोन मेरो फाइंडिंग्स एंड लास्ट में हम देखेंगे बायोकेमिकल टेस्ट, जिसकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं हमारे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में है पेरिफेरल ब्लड के बारे में। ठीक है, तो देखिए पेरिफेरल ब्लड में हमें सबसे पहले देखना है हीमोग्लोबिन एंड हीमोक्रीट या फिर आप कह सकते हैं पीसीवी। वो तो हमें पता ही है, एनीमिया इसलिए इसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। दूसरा है हमारा रेड सेल इंडाइसिस के बारे में। और देखिए एमसीवी मीन्स के जो आरबीसी का वॉल्यूम है, ओके, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है। हमें पता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसी की एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, आरबीसी क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, तो जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारा मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मतलब कि हमारे जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि हमें पता है ना, हमने उसकी पैथोजेनेसिस में पढ़ा था कि जो आरबीसी है हमारा मेगालोब्लास्ट फॉर्मेशन करता है, मीन्स के उसका जो न्यूक्लियस है वो एबनॉर्मली लार्ज होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ाई होगा। ठीक है, तो एमसीएच भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मल रहता है, मतलब कि वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है ना वो कैसा होता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, जबकि हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमने देखा था ना कि जो हमारा एमसीएच है, एमसीवी और एमसीएच सारा का सारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एमसीवी एमसीएच इंक्रीज रहता है और एमसीएचसी नॉर्मल रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पेरिफेरल स्मीयर के बारे में। देखिए पेरिफेरल स्मीयर में हम देखें तो क्या हमें देखने को मिलता है, पैनसाइटोपिनिया। उसका मतलब क्या हुआ, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों के तीनों में गिरावट होती है, मीन्स के तीनों डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी हमें कैसा देखने को मिलता है पेरिफेरल स्मीयर में, तो आरबीसी में हमें एक शेप्ड मैक्रो ओवेलोसाइट देखने को मिलता है। ठीक है, कैसा होता है, एग शेप्ड मैक्रो ओवेलोसाइट, और ये है हमारा डायग्नोस्टिक फीचर्स ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मोस्ट मैक्रोसाइट्स लेक दी सेंट्रल पेलर। ठीक है, हमने देखा था ना कि देखिए पैथोजेनेसिस में कि जो मेगालोब्लास्ट है उसे हम मैक्रोसाइट, उस आरबीसी को हम मैक्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो आरबीसी है वो सेंट्रल जो पेलर होता है वो लैक कर जाता है। ठीक है, उसमें गायब हो जाता है हमारा जो सेंट्रल पेलर। ठीक है, और हमें पता ही है एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस तो होता ही है। ओके, वो कैसा होता है, मार्क्ड होता है। एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ है कि डिफरेंट इन साइज, मीन्स के वेरिएशन इन साइज एंड शेप ऑफ दी आरबीसी। ठीक है, अब देखिए आरबीसी में डिसइरिथ्रोपोइसिस भी होता है, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें जब हम पेरिफेरल स्मीयर देखेंगे तो आरबीसी में हमें क्या देखने को मिलता है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखने को मिलती है। बेजोफिलिक स्टिपलिंग का मतलब क्या हुआ कि आरबीसी में हमें ब्लू कलर के डॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेजोफिलिक स्टिपलिंग। ठीक है, आरबीसी वो बेजोफिल की तरह देखने को मिलते हैं। कुछ आरबीसी में हमें बेजोफिलिक स्टेनिंग देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं बेजोफिलिक स्टिपलिंग। ठीक है, और हमें केबोट रिंग भी देखने को मिलती है और हावेल जोली बॉडीज भी देखने को मिलती है। ये सब हम अभी जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तब हम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग, केबोट रिंग और हावेल जोली बॉडीज। आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। ये क्या है, एविडेंस ऑफ डिसइरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, डिसइरिथ्रोपोएसिस तो होता ही है ना, क्योंकि मेगालोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये हो गया आरबीसी। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी हमें क्या पता ही है, डिक्रीज ही होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डब्ल्यूबीसी में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, इट इज द फर्स्ट एंड स्पेसिफिक मॉर्फोलॉजिकल साइन ऑफ द
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। WBC में डिक्रीज होता है, उसमें क्या देखने को मिलता है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स 5, 6, 7 ऐसे बहुत सारे लोब के देखने को मिलते हैं, ओके, हाइपर सेगमेंटेड होते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है WBC में, मैक्रोपोलिप्स, मीन्स के न्यूट्रोफिल्स आर लार्जर देन दी नॉर्मल। वो तो हमें पता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स में क्या हो जाता है, हाइपर सेगमेंटेड होता है, तो मैक्रोपोलिप्स भी देखने को मिलता है। मैक्रोपोलिप का मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स की साइज है ना, उससे बड़ा देखने को मिलता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये हो गया WBC के बारे में। और प्लेटलेट भी डिक्रीज होता है, ठीक है, तो इसलिए कहते हैं पैनसाइटोपिनिया, तीनों के तीनों डिक्रीज होते हैं। देखिए, तो ये है हमारा पेरिफेरल स्मीयर, ठीक है। तो देखिए पेरिफेरल स्मीयर में हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले हम देखते हैं ना कि ये है हमारा क्या है, एग शेप्ड मैक्रो ओवेलोसाइट, ठीक है। देखिए हमने देखा था ना कि जो मेगालोब्लास्टिक सेल है या फिर एग शेप्ड मैक्रो ओवेलोसाइट है, उसमें क्या होता है, लेग सेंट्रल पेलर। तो देखिए यहाँ पे इसमें सेंट्रली पेलर है, लेकिन इसमें सेंट्रली पेलर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पेरिफेरल स्मीयर, ठीक है। फिर हमने WBC में क्या देखने को मिलता है, हमें WBC में देखने को मिलता है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। देखिए न्यूट्रोफिल्स में कितने लोब है, 1, 2, 3 और 6 लोब है। कितने लोब है, 6 लोब देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का पेरिफेरल स्मीयर। फिर हमने देखा था ना डायमॉर्फिक एनीमिया के बारे में, ठीक है। तो देखिए डायमॉर्फिक एनीमिया में हमें दोनों एनीमिया देखने को मिलते हैं, मेगालोब्लास्टिक एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो देखिए ये हमारा है मैक्रो ओवेलोसाइट, ठीक है, मीन्स उसका मतलब क्या हुआ, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है इसमें। फिर हमें यहाँ पे माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक RBC भी देखने को मिलता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी भी है, मतलब कि दोनों एनीमिया प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम कहते हैं डायमॉर्फिक एनीमिया। ये हो गया हमारा पेरिफेरल स्मीयर। अब हम बोन मैरो फाइंडिंग्स में भी देखें तो देखिए ये टिक मार्क वाले, ये हमारे क्या है, ये है हमारे मेगालोब्लास्ट, किसमें, बोन मैरो में, ठीक है। ये स्कीमेटिक डायग्राम में भी देखिए ये हमारे मेगालोब्लास्ट। फिर यहाँ पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया हमारा बोन मैरो में। अब हम देखते हैं, देखिए इस डायग्राम में भी हमें देखने को मिलता है, ये क्या है हमारे मैक्रो ओवेलोसाइट, ठीक है। और सेंट्रली जो पेलर होता है, देखिए यहाँ पे सेंट्रली पेलर है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और ये है हमारी हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। फिर ये डायग्राम देखिए, हमने देखा था ना कि हमें क्या देखने को मिलता है, बेजोफिलिक स्ट्रिपलिंग। तो देखिए इस सेल में हमें ब्लू डॉट देखने को मिलता है, ये हमारे बेजोफिलिक स्टिपलिंग वाले RBC, देखिए इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया बेजोफिलिक स्टिपलिंग, ठीक है। फिर हमने देखा था हावेल जोली बॉडी। देखिए RBC में कोई हमें ब्लू डॉट देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं हावेल जोली बॉडी, जबकि हमारा जो बेजोफिलिक स्टिपलिंग वो क्या है, मतलब कि जो RBC है वो बेजोफिलिक स्टेन ले लेता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बेजोफिलिक स्टिपलिंग। जबकि हावेल जोली बॉडी है हमारा ब्लू डॉट्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये हम हावेल जोली बॉडी बाद में पढ़ने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिए सिर्फ कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में हावेल जोली बॉडीज भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया उसका डायग्राम, ठीक है। फिर देखिए ये है हमारी बेजोफिलिक स्टिपलिंग वाले सेल, देखिए ये सारे के सारे, ठीक है। और लास्ट वन इज हमने क्या देखा था, ये है हमारी हावेल जोली बॉडी, देखिए। और ये आप देखिए इस तरह का शेप है ना ब्लू कलर का, ये हमारी कैबोट रिंग। तो ये हो गया हमारे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के सारे डायग्राम। रेटिकुलोसाइट काउंट की बात करें तो वो कैसा रहता है, नॉर्मल टू लो, ठीक है। कुछ में नॉर्मल रहता है और कुछ में लो भी देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा पेरिफेरल ब्लड। हमने देखा ना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी वजह से होता है, या तो फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फिर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिसमें विटामिन B12 या फिर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड आयरन डेफिशिएंसी दोनों ही होती है, मतलब कि उसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी है। तो इस तरह के पेशेंट में जो एनीमिया है उसे हम कहते हैं डायमॉर्फिक एनीमिया। क्या कहते हैं,
डायमॉर्फिक एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह के पेशेंट में क्या देखने को मिलता है, देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, तो हमें मैक्रोवेलोसाइट देखने को मिलेगा, और आयरन डेफिशिएंसी की भी हुई है, इसलिए हमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी भी देखने को मिलता है, मतलब कि दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, पेरिफेरल स्मीयर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डायमॉर्फिक एनीमिया। हम देखते हैं बोन मेरो फाइंडिंग्स। ठीक है, तो देखिए बोन मेरो में 6 पॉइंट हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी देखा था कि 6 पॉइंट हमें रट ही डालना है। ठीक है, ये पॉइंट लिखने ही लिखने हैं। कौन कौन से, सेल्युलरिटी, माइलॉइड इरिथ्रोइड रेशियो, इरिथ्रोपोएसिस, माइलोपोएसिस, मेगाकैरियोपोएसिस एंड बोन मेरो आयन, ये 6 के 6 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल्युलरिटी। तो सेल्युलरिटी कैसी होती है, मॉडरेटली टू मार्कली हाइपर सेल्युलर। ठीक है, जब हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या देखा था, सेल्युलरिटी मॉडरेटली हाइपर सेल्युलर होती है। ठीक है, दोनों में सेम टू सेम लिखना है। यहाँ पे कुछ पेशेंट में मार्क्ड भी होता है। ठीक है, हाइपर सेल्युलरिटी। देन एमी रेशियो की बात करें तो एमी रेशियो हमें पता है माइलॉइड इरिथ्रोइड रेशियो, तो हमें पता है ना कि इरिथ्रोपोएसिस में मेगालोब्लास्ट ठीक आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो जो एमी रेशियो है वो रिवर्स हो जाता है। देखिए नॉर्मली 2:1 to 4:1 होता है, लेकिन जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसमें 1:1 to 1:6 तक हो जाता है। ठीक है, 1:6 तक देखने को मिलता है, मतलब कि जो मेगालोब्लास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है। तो देखिए इरिथ्रोइड हाइपरप्लेजिया होने की वजह से मेगालोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से जो एमी रेशियो है वो रिवर्स हो जाता है, मीन्स के 1:6 तक होता है। ठीक है, अब हम इरिथ्रोपोएसिस, तीसरा पॉइंट हमारा इरिथ्रोपोएसिस की बात करें तो हमें पता है इरिथ्रोपोएसिस कैसा होता है, मेगालोब्लास्टिक टाइप का होता है। ठीक है, मीन्स के उसमें मेगालोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए मेगालोब्लास्ट क्या है, मेगालोब्लास्ट इज ए लार्ज एबनॉर्मल काउंटर पार्ट्स ऑफ द नॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट, मतलब कि जो नॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट है उससे एबनॉर्मली लार्ज होता है, मीन्स के साइज में बहुत ही बड़ा होता है कंपेयर टू नॉर्मल नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इट शो एसिंक्रोनी ऑफ द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन, ये तो हमने पैथोजेनेसिस में ही पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन है वो नॉर्मल रहता है, और जो न्यूक्लियस का जो मैच्योरेशन है वो लैग करता है, मीन्स के बहुत ही ज़्यादा मैच्योरेशन होने की वजह से उसकी साइज बढ़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं एसिंक्रोनी। ठीक है, और जो इरिथ्रोपोएसिस है वो भी कैसा रहता है, इनइफेक्टिव रहता है, और इसी की वजह से होता है इंट्रामेड्युलरी हिमोलाइसिस, और इंट्रामेड्युलरी हिमोलाइसिस होने की वजह से ही आरबीसी कम होता है, और इसे हम कहते हैं एनीमिया, और मेगालोब्लास्ट फॉर्मेशन होने की वजह से इसे हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, ये हो गया इरिथ्रोपोएसिस के बारे में। अब हम देखते हैं माइलोपोएसिस के बारे में, मीन्स के माइलॉइड सेल का फॉर्मेशन कैसा होता है, वो तो एडिक्वेट इन नंबर होता है। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइटिक प्रिकर्सर डिस्प्ले न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी इन द फॉर्म ऑफ जायंट मेटामाइलोसाइट्स एंड बैंड फॉर्म, मतलब कि माइलोपोएसिस में भी क्या होता है, एसिंक्रोनी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे भी जायंट मेटामाइलोसाइट का फॉर्मेशन होता है, वो रो में कैसा देखने को मिलता है, बैंड फॉर्म का देखने को मिलता है। लेकिन कंपेयर टू इरिथ्रोपोएसिस, जो माइलोपोएसिस में जो हाइपरप्लेजिया होता है ना, मीन्स के एसिंक्रोनी होती है वो कम होते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे एमी रेशियो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा मेगाकैरियोपोएसिस, तो मेगाकैरियोपोएसिस नॉर्मल या फिर इंक्रीज होता है। ठीक है, नॉर्मल टू इंक्रीज लिखना है यहाँ पे, और बोन मेरो आयन की बात करें तो ये मॉडरेटली इंक्रीज होता है। ठीक है, देखिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक को आपको डिफरेंस की तरह ही याद रखना होगा। ठीक है, देखिए ये हमने देख लिया। अब देखिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, मॉडरेटली हाइपरसेल्युलर, एमी रेशियो डिक्रीज होता है, इरिथ्रोपोएसिस कैसा हो जाता है, माइक्रो नॉर्मोब्लास्टिक मैच्योरेशन, यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक मैच्योरेशन होता है। ठीक है, माइलोपोएसिस एंड मेगाकैरियोपोएसिस नॉर्मल रहता है, जबकि बोन मेरो आयन यहाँ पे एब्सेंट होता है, और यहाँ पे मॉडरेटली इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बोन मेरो फाइंडिंग्स के बारे में। अब जो हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट और लास्ट पॉइंट लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में, कौन सा, बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में। ठीक है,
तो देखिए बायोकेमिकल टेस्ट में सीरम होमोसिस्टिन है, सीरम बिलीरुबिन है, ठीक है, सीरम आयन और फेरिटिन है, और प्लाज्मा एलडीएच लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कौन कौन सा लेवल इंक्रीज होता है, सीरम होमोसिस्टिन, बिलीरुबिन एंड आयन फेरिटिन एंड प्लाज्मा एलडीएच लेवल इंक्रीज होता है, जबकि हमें पता है सीरम विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये तो कॉमन टेस्ट हो गई किसके लिए, विटामिन B12 और फोलिक एसिड दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसमें। ठीक है, लेकिन डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, मतलब कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये विटामिन B12 की वजह से या फिर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से, तो ये स्पेसिफिक टेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी के डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन सी। पहला तो सीरम विटामिन B12 डिक्रीज होगा। ठीक है, फिर है मिथाइल मेलोनिक एसिड। ठीक है, ये जो मिथाइल मेलोनिक एसिड है उसका लेवल सीरम एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन दोनों में ही इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, किसमें, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है इसकी सीलिंग टेस्ट एंड डिऑक्सी यूरिडिन सप्रेशन टेस्ट। देखिए सीलिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अलग से इसका वीडियो आपको बनाऊंगा। ठीक है, और सीलिंग टेस्ट समझा दूंगा पूरा का पूरा, यहाँ पे आप सिर्फ नाम याद रखें। ठीक है, देन है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ठीक है, तो उसमें हमें पता है सीरम फोलिक एसिड डिक्रीज होता है, और यूरिन में फिग्लू क्या होता है, एक्सेसिवली एक्सक्रीट होता है। ठीक है, ये आपको ये रट देना है, फिग्लू यूरिन में एक्सक्रीट होता है किसमें, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेबोरेटरी फाइंडिंग्स ऑफ द एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। हमारा लास्ट पॉइंट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का उसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्लिनिकल फीचर्स का ऑनसेट कैसा होता है, इंसीडियस एंड प्रोग्रेस स्लोली। ओके, स्लोली होता है। देन क्लासिकल ट्रायड हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है तो उसकी वजह से वीकनेस, सोर थ्रोट एंड पेरेस्थेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्लासिकल ट्रायड मैनिफेस्टेशन है किसके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के। ठीक है, इसमें यह होता ही होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो MCQ में भी आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को डायग्नोज करने में हेल्पफुल है, पेनफुल रेड बफी टंग। ठीक है, पेनफुल रेड बफी टंग। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से देखने को मिलता है। ठीक है, बायलेटरल पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। ठीक है, उसकी वजह से नमनेस और पेरास्थेसिस देखने को मिलता है। फिर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें भी डीमाइलिनेशन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो डोर्सल और लेटरल ट्रैक है हमारा स्पाइनल कॉर्ड में उसका डीजनरेशन होता है। और रिस्क फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ तो हमने देखा था ना कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, सीरम होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, और ये जो सीरम होमोसिस्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये क्या है, रिस्क फैक्टर फॉर दी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हम कह सकते हैं ना कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज द रिस्क फैक्टर फॉर दी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये हो गया हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। और अगर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का नोट्स चाहिए तो मैंने मेरे सोशल मीडिया ग्रुप्स की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।